हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 17th फेब। आज का लेक्चर आप प्लीज सुनिएगा। कुछ मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर थोड़ा सा कल का देखते हैं जो क्वेरीज थी, क्योंकि बिकॉज आई ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेरी जो भी आती है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो एक तो कल एक किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर कभी आपके एनालिसिस में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, कभी किसी और के एनालिसिस देखते हैं तो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। देखिए, मैं किसी के एनालिसिस को बुरा नहीं कहूँगा, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ आप एक फॉलो कीजिए। किसी को भी फॉलो कीजिए, चाहे मुझे कीजिए चाहे किसी को भी कीजिए, बट एक फॉलो कीजिए। और जिसको फॉलो कीजिए उसमें ये देखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको नॉलेज से भरता जाए भरता जाए भरता जाए। आपके लिए आईएएस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्हाट नॉट टू रीड। देखिए, मेरे को अगर आप कहेंगे ना, मैं आपको डेली के 50 पेज भरवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैं कम से कम 6-7 5 5 तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही पढ़ता हूँ। मुझे आदत है, मैं क्या करूँ? कुछ मेरे पास ऐप्स हैं, उसमें से पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, मैं टीओआई पढ़ता हूँ, द हिंदू पढ़ता हूँ, मैं हिंदी का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान भी पढ़ता हूँ। सिर्फ टैब से, ये नहीं कि हर एक पूरा का पूरा एक एक लाइन पढ़ता हूँ, बट एक एक लाइन मैं 2-3 न्यूज़पेपर्स की तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपने भरनी है। आईएएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। और अगर आप बात करें क्रेडेंशियल्स की, तो मैंने सो कॉल्ड जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सबसे मैंने कोचिंग ली हुई है। अब उन्होंने कुछ कराया नहीं कराया वो अलग टॉपिक है। मैंने वाजीराम से भी ली हुई है, मैंने एएलएस से भी ली हुई है, मैंने सिनर्जी से भी ली हुई है। आई हैव गॉन एवरी इंस्टीट्यूशन, और मैंने अच्छी तरह लेक्चर्स लिए हुए हैं, अच्छी तरह पूरी क्लासेस अटेंड की हुई हैं व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तो मुझे भी पता है कि क्या वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं प्रॉब्लम आती। देखिए, एनालिसिस करने को बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बट मैं इस टाइम ऐसा एनालिसिस कर रहा हूँ, और मुझे अगर वो ठीक लगता है तो मैं शुरू ना करता, क्योंकि जब मैंने एग्जाम्स दिए हैं, जो लेटेस्ट मैं एग्जाम दे रहा था, तो मैंने ये लोगों के एनालिसिस बहुत देखे हैं। बट मुझे, देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को ठीक लगते हो, बट मुझे किसी भी एनालिसिस से बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि कोई भी एनालिसिस मुझे वहाँ नहीं पहुँचा रहा था जहाँ मुझे पहुँचने की ज़रूरत थी, जो चीज़ मुझे चाहिए थी एज़ फॉर एग्ज़ाम। देखिए, नॉलेज भरना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा, देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक टीचर ने दिया था। एक अच्छी चीज़ मुझे उस लेक्चर में सिर्फ़ वही लगी थी, आज तक मैंने जितनी भी कोचिंग्स करी हैं। उन्होंने कहा था कि आप एक सपोज़ कीजिए कि आप एक होटल में जाते हैं और आप सैलेड मँगवाते हैं। एक तरीका होता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड देने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, एक प्लेट के अंदर बहुत सारे गाजर डाल देगा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे टोमेटोज़ रख देगा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे अनियंस रख देगा, फिर बहुत सारे पोटैटोज़ रख देगा, ऊपर तक उसको भर देगा और आपके सामने प्रेज़ेंट कर देगा। आप देखोगे यार, आइटम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट वो प्रॉपर्ली प्रेज़ेंटेड ही नहीं है। आपको पता ही नहीं होगा उसमें टमाटर है, खीरा है, क्योंकि सबसे जो नीचे है उसमें कुछ था भी या नहीं था। आप कहोगे यार इतना गंदी तरह प्रेज़ेंट किया, आप कहोगे हटा दें इसको साइड में। और एक यही तरीका होता है कि आप बीच में थोड़े से कुकुम्बर रख दो, फिर उसके साइड में थोड़े से टमाटर रख दो, फिर पोटैटोज़ रख दो, फिर आप अनियंस रख दो। एक तरीका ये होता है कि प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट किया गया। उसमें आइटम्स कम होंगी, बट उसको इतनी प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट किया गया होगा, क्योंकि आपके पास आइटम्स कम हैं, तो आप उसको प्रेज़ेंट बहुत अच्छा करेंगे। जब वो रखा जाएगा तो कोई भी हो, ये हमारे एक एक्स यूपीएससी के मेंबर भी थे, उन्होंने भी बताया था कि हम लोगों को ये मतलब नहीं होता है कि आप कितना कुछ जानते हैं, आप कितना उसको प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सैलेड के केस में है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स होंगे, आप सोचोगे यार बहुत ज़्यादा आइटम्स दे दूँ, बहुत ज़्यादा आइटम्स दे दूँ, मुझे नंबर मिल जाएँगे। ऐसा नहीं होता। हाउ प्रॉपर्ली यू प्रेज़ेंटेड विद योर लिमिटेड नॉलेज। देने को मैं आपको इतना दे सकता हूँ, आप कहेंगे यार इतना, इतने की जितने की ज़रूरत है उतना ही ज़रूरी है ना। अगर आपको खाने में 2 रोटी से पेट भरता है और मैं आपके अंदर 10 रोटी डाल दूँगा, उससे क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। उसी तरह अगर एग्ज़ाम में आप ज़्यादा डाल लोगे तो आपका एग्ज़ाम ही खराब होगा, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है? तो अगर आप कहीं पे देखते हैं कि उसने उस लेक्चर में वो बात बताई, हो सकता है अगर इम्पोर्टेंट होगी वो 1-2 दिन में आपके लेक्चर में आ जाएगी। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो वो नहीं आएगी। मुझे भी पता है कि क्या पेपर में आता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैंने 2009 में प्रीलिम्स दिया था, तो मैंने उस टाइम भी 6-7 साल के, 8 साल के पेपर्स एनालाइज़ किए थे, और अब तक के तो मैं करता ही आ रहा हूँ। जिस साल मैंने अटेम्प्ट्स नहीं भी दिए, आई वाज़ प्रिपेयरिंग वेरी इनफ, और उस टाइम भी मैं एनालाइज़ करता था पेपर, अगर मैंने नहीं दिया होता था, कि अगर मैं एग्ज़ाम में दे रहा होता तो मैं क्या-क्या एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकता था। तो इसलिए इन चीज़ों पे मत जाइए कि वो इतना ज़्यादा करा रहा है या आप कम करा रहे हैं, या कभी आप ज़्यादा करा रहे हैं, वो कम करा रहे हैं। देखिए, मैं करा रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे आपके अंदर उतनी ही नॉलेज डालनी है जिससे आप पेपर को क्लियर कर जाएँ। मैं आपको यहाँ पे
मैं टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा देवता नहीं बना रहा हूँ कि आप विकिपीडिया बन जाओ। देखिए विकिपीडिया बनना वो तो बन ही नहीं सकते, इतनी एक ओशियन है ये। नॉलेज को तो आप कितना ही ले सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ इतनी नॉलेज मिलेगी आप पूरा नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए इस पेपर में आईएएस का जो पेपर होता है बेसिकली अटेम्प्ट ये इसलिए किया गया है कि आपके अंदर से ये निकाला जाए कि आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये आज ये एक पेज 12 पे था। ये यूजीसी वो वाइस चांसलर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करो कि ये काउ साइंस एग्ज़ाम दें। अब ये अगर मैं इसकी बात करूँ काउ साइंस एग्ज़ाम की, तो काउ उन्होंने जो हिंदी का वर्जन है उसमें लिखा हुआ है कि काउ डंग जो है वो रेडिएशन सेंटर न्यूक्लियर सेंटर्स में रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और भोपाल ट्रेजेडी में भी लीक हुआ था, प्रोटेक्ट किया था इसने। अर्थक्वेक में भी काम आता है, और उसके बाद इसका जो हमारा जो इंडिजिनस काऊ है उसका मिल्क येलो होता है क्योंकि जो उसमें गोल्ड होता है क्योंकि ट्रेसेस। ये अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल मटेरियल है क्योंकि इसको इसलिए इंग्लिश वर्जन से हटा भी दिया गया था क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक वो नहीं है। अगर आप कहें कि मैं ये भी आपके दिमाग में डाल दूं, यार ये चीज़ों का कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्या कर लोगे आप इससे? क्योंकि एक बात बताओ, देखिए एग्जाम जो रन करता है वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करता है। एनिमल हस्बेंड मिनिस्ट्री में ठीक है, बट राष्ट्रीय कामधेनु देखिए हिंदूज के लिए ज़रूरी है, मतलब है कि हाँ यार हम गाय को माता मानते हैं, बट कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है इसको हम अगर इसको प्रूव करने जाएं। तो ये अगर आपको पेपर का ये कटिंग ला के मैं आपको कह दूं कि देखो ये नॉलेज आप अंदर डाल लो, ऐसा ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। या अगर मैं आपको बार बार जो चाइना इंडिया का चल रहा है या जो टूल किट्स का चल रहा है, ट्विटर्स का चल रहा है, वो ठीक है चलते रहने दो उसको, वो डेली आएगा न्यूज़ में। यार न्यूज़पेपर वालों को भी तो अपने कॉलम्स भरने हैं ना। अब डेली उनको करे जाओ। जितना हम लोगों ने कर लिया, फिंगर्स हमने डिस्कस कर ली है, हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। जितना पेपर के लिए इनफ है वो बहुत है। इंटरव्यू जो जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं, वो अपना पढ़ सकते हैं ताकि उनको पता चल जाए। अगर वो पूछते हैं तो आपको डेली टू डेली नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के पीछे भागना है। ज़्यादा खाएंगे तो पेट ही खराब करेंगे, और ज़्यादा दिमाग में डालेंगे तो दिमाग ही खराब करेंगे, अपना एग्जाम खराब करेंगे। जितना करा रहा हूँ उतना करिए, और ट्रस्ट करिए तो पूरा करिए। अगर आप मेरा देख रहे हैं और फिर दूसरे का भी देख रहे हैं, फिर उसका भी नोट्स बना रहे हैं, फिर उसका भी, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। या तो आप उनको फॉलो कीजिए या मुझे फॉलो कीजिए, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा किसी ने कहा था कि कल कोस्टल रेगुलेशन जोन का, देखिए मैंने इसलिए नहीं बताया था, अब आप लोगों के लिए मैं ले आया हूँ, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कोस्टल रेगुलेशन जोन को लेके अभी कोई इतना ज़्यादा ना कोई मारा मारी चल नहीं रही है। तो इसलिए मैंने जितना कल बताया था उतना ही इनफ था कि किस एक्ट के अंडर इसको करा गया, कब आया था ये। बाकी आप लोगों को चाहिए तो लेट अस डिस्कस कि क्या है इसमें क्लासिफिकेशंस हैं। देखिए सीआरजेड की नोटिफिकेशंस आई थी लेटेस्ट 2011 में, उसमें 4 जोन्स बनाए थे। तो एक तो सीआरजेड 1 था, इसमें जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको रखा गया था। तो इसमें कहा था कि कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है एक्सेप्ट। तो जब ये एक्सेप्ट आ जाता है तो अगर आपके पास क्वेश्चन ही आ जाता है ना, मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या होता है कि ये क्वेश्चन देंगे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के होंगे या कंस्ट्रक्शन जो हार्बर सीलिंग या रोड्स की होगी वो परमिसेबल है। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें परमिसेबल हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि ये परमिसेबल है या नहीं है, वो पूछेंगे कि या क्या ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड इन दिस एरिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद बिटवीन लो एंड हाई टाइड लाइन इन्होंने बताया था। लो टाइड लाइन बेसिकली क्या होती है, जब लो टाइड की लाइन आती है, और हाई टाइड लाइन मतलब जब जहाँ सबसे ज़्यादा हाई टाइड आती है, जब स्प्रिंग टाइड्स की बात हो रही है, ये जब अर्थ मून सन एक लाइन में होते हैं, तो उसमें ये परमिटेड है। एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस, बेसिक कम्युनिटीज, स्कूल्स वगैरह परमिटेड है। सोलर इवेपोरेशन से सी वाटर से सॉल्ट निकाल सकते हैं। डीसैलिनेशन प्लांट्स वो हैं। फिर एक CRZ 2 कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 आता है। इसमें बेसिकली जो गांव और टाउन्स पड़ते हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं या जो एरियाज वेल डेवलप्ड हैं अप टू द शोर लाइन, उसमें बिल्डिंग्स आप परमिसेबल है ऑन द लैंडवर्ड साइड। डीसैलिनेशन प्लांट इंस्टॉल्ड हैं, परमिसेबल हैं। सम कंस्ट्रक्शन परमिटेड है। और एक CRZ 3 आता है, वो एरियाज जो बेसिकली अभी तक इन अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं और जो कैटेगरी 1-2 में नहीं आते हैं, चाहे वो रूरल अर्बन एरियाज के भी हों। तो उसमें 0 to 200 मीटर्स के बाद तक कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है। ओनली सर्टेन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जोन नहीं है जहाँ पे बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटी परमिटेड ना हो। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी बहुत परमिशेबल्स हैं। तो इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं कि सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। फिर CRZ 4 आता है, तो एक्वेटिक एरिया आता है बेसिकली वाटर बॉडीज़ को लेके।
तो इसमें भी कहा है देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिशनल फिशिंग, बट ये लिखा है कि अनट्रीटेड सुएज नहीं जाएगा उसमें। और एक सेपरेट ड्राफ्ट आया था आइलैंड प्रोटेक्शन जोन को लेके अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये याद रखिएगा। ये आया था अंडमान निकोबार के लिए और लक्षद्वीप के लिए, सिर्फ ये 2 आइलैंड्स के लिए बनाया था इन्होंने आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दैट इज एट। उसके बाद और भी अगर आप करना चाहें तो मत करिएगा, मुझे कहेंगे, मैं तब भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो बहुत अननेसेसरी हो जाएगा। दूसरा, आपने कल देखा होगा कि मैंने नहीं बताया था डब्ल्यूटीओ के चीफ का, मैंने बताना था, मैंने पॉइंट भी बना दिया था, मैंने पॉइंट लिख के कल के आज के लेक्चर के लिए लिख भी लिया था, बट मैंने इसलिए नहीं बताया था, मुझे ये था कि कोई अगर एडिटोरियल में इसकी कोई ब्रीफिंग आती है या कोई इस पर डिटेल लेक्चर आता है तो हम लोग उस टाइम डिस्कस करेंगे, कहीं ये ना हो अननेसेसरी पहले आप बनाएं उस बाद उसको अपडेट करते रहें। बट चलिए, आज नहीं आया तो हम लोग देखते हैं कि नाइजीरिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी एनगोजी ओंकोजो इवियाला, अब ये याद रखना नाम कैसे याद रखोगे, एनगोजी करके याद रख लो, एन से नाइजीरिया आ जाएगा और गोजी मैडम है, तो ये फर्स्ट फीमेल हैं और फर्स्ट ही अफ्रीकन हैं जो डब्ल्यूटीओ को हेड करेंगी। अब आपके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है इससे रिलेटेड कि आज तक कोई इंडिया से हुआ है? नहीं, आज तक डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल इंडिया से नहीं हुआ है, चाइना से भी नहीं हुआ है, यूएसए से भी नहीं हुआ है। अगर पूछा जाए एशिया से कभी कोई हुआ है, हाँ एशिया से हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है कह रहा हूँ, एक बार हुआ है, थाईलैंड से हुआ है शायद। और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन ये आ जाएगा कि डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल कभी यूरोप से बाहर नहीं हुआ, तो एक तो एग्जाम्पल आपको लेटेस्ट यही हो गया, दूसरा थाईलैंड से भी हुआ है, न्यूजीलैंड से भी हुआ है, ठीक है। उस बाद टूल किट एक्टिविस्ट्स के बारे में जो पेज 1 पे था, हम लोगों ने टूल किट का बेसिक पढ़ लिया है, उसके हिसाब से क्या है और डिटेल्ड हमने देख लिया, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल पे आप देखेंगे ट्विटर के बारे में, फिर उसके बारे में था, देखिए वो डेली चलेगा, उन्होंने भी अपना न्यूज़पेपर भरना है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें करने की। चाइना के बारे में था, चाइना का कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितना हमने करा दैट इज़ मोर देन इनफ। हमने सारी फिंगर्स डिस्कस कर रखे हैं, हमने सारे जो उसके बाद वहाँ पे जो स्प्रिंग है वो भी देख लिया था, सब कुछ करने की और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप के बारे में था, यार उनके देश में क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हमें जितना मतलब होना चाहिए कि उसको नहीं इम्पीच हुआ वो, बस दैट्स इट, हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे नीचे कोरोना के उसमें था, इसका देख लीजिए कि एक तो इंडिया गवर्नमेंट का जो ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? एक तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है? बेसिकली टेली ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि गाँव वगैरह वाले वहाँ के जो वेलनेस सेंटर्स है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे वहाँ से या ऑडियो कॉल कर लेंगे नेट के थ्रू, जो प्रॉपर फिजिशियन होगा या जो स्पेशलिस्ट होगा उसको अपनी बीमारी बता सकते हैं, वो उनको दवाई बता देगा, ठीक है। प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर इंटरेक्शन भी होगी, प्रोवाइडर टू पेशेंट इंटरेक्शन भी होगी, जिसमें वेयर पेशेंट्स विजिट स्मार्टफोन इक्विप्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, दीज इन टर्न कनेक्ट टू द जनरल प्रैक्टिशनर्स या स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड वो उनको फिर गाइड कर देंगे, ठीक है। और एक उसी में एडिटोरियल में था कि अकॉर्डिंग टू WHO वैक्सीन हेसिस्टेंसी, सॉरी ये दूसरा सेकंड पेज पे था, तो इसमें क्या है, उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना लिख दीजिए। वैक्सीन हेजिटेंसी कब होती है कि जब वैक्सीन तो हो बट जो नॉर्मल पब्लिक है वो वैक्सीन को लगवाने के लिए रिलेक्टेंस हो, रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग हो, रिलेक्टेंट हो, रिफ्यूज़ल हो उसमें। तो इसका मैंने बताने का वैक्सीन हेसिस्टेंसी, आप सोच रहे होंगे यार इतना ईजी टर्म क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ मैं इसलिए क्योंकि पेपर में ना ये आपको वैक्सीन हेजिटेंसी ये पूछ सकते हैं 4 ऑप्शंस देके कि इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन जा रही है और उसके बाद वो बॉडी में हेजिटेंट है, मतलब बॉडी में रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब 4 ऑप्शंस वो बॉडी उलट-पुलट दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत चल रही है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, लोग लगवाना नहीं चाह रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स भी नहीं लगवाना चाह रहे हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके अगर हम सोचते हैं ना कि हमें पता है वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है, तो जब न्यूज़पेपर में आएगा ये वो सॉरी पेपर में आएगा ना आपके प्रीलिम्स में, तो इसके आगे की 4 ऑप्शंस बहुत अजीब दे रखे होंगे, आपको लगेगी चारों ठीक है। ये दे दिया होगा कि बॉडी में इंजेक्शन जाने के बाद जो मेडिसिन है वो वैक्सीन जो है वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रही, उसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी, या बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही वैक्सीन को लेके, तो ऐसी ऑप्शन दे रही होगी, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद रखिएगा वैक्सीन हेजिटेंसी जब होती है, जब पब्लिक जो है वैक्सीन आ गई मगर पब्लिक लगवाना ना चाहे, तो उसमें इसका एक वो दे रखा है कि एंटी वैक्सर्स को तोड़ने की बजाय हमें स्विंग पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहिए। तो स्विंग पॉपुलेशन भी आ सकता है उसमें कॉलम में कि आप स्विंग पॉपुलेशन क्या होती है। स्विंग पॉपुलेशन वो होती है बेसिकली जो लगवाना नहीं चाहते बट अगर उनको मनाया जा सकता है साइंटिफिक फैक्ट्स प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। आपने देखा होगा कई पॉपुलेशन ऐसी है जो लगवाना नहीं चाह रही, कई ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि है लगवा के कुछ हो ना जाए, रिएक्ट ना कर जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो उनको उनको कहते हैं स्विंग पॉपुलेशन, जिनको साइंटिफिक फैक्ट्स अगर प्रॉपर बताया जाए, प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाए तो वो लगवाने को तैयार हो जाएंगे।
और उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि जो कैपिटल है वो 4 बना दो, हर सेशन अलग अलग जगह करें। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। बट ये वैसे तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, थोड़ा मैं सोचा बता दूं आपको। कैलकाटा थी कैपिटल, आपको पता होगा। दिसंबर 1911 में दिल्ली को बना दिया था, क्योंकि आपको पता है 1905 में इन्होंने जब बंगाल और बांग्लादेश को अलग करने का हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को, तो बड़ा पंगा हुआ था, तो इन्होंने बाद में उसको यूनिफाई कर दिया था और 1911 में कैपिटल जो है दिल्ली ले आए थे। एक तो उसकी वजह ये भी थी जो मैंने अभी बताई है, एक वजह याद रखिएगा कि ये समर कैपिटल जो थी हमारी शिमला, उसके पास पड़ती थी, इसलिए एक फेवर किया गया था दिल्ली तक आने का। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कई बार आदमी इग्नोर कर देता है, इसलिए मैंने बताया आपको। अब पेज 16 पे था केन एनर्जी हैज फाइल्ड अ केस, अब उन्होंने यूएस में कर दिया है। वो कहीं करते रहे ऐसे, तो वो यार डेली उनके कोई ना कोई केस चलेंगे, ये थोड़ा हमने एक चीज़ को ट्रैक करना है। आपको हो सकता है कोई आदमी ये भी बताने लग जाए। तो जितना हमने पढ़ा था कि कौन से ट्रिब्यूनल ने क्या कहा है, उसके बाद हमने आईसीसी भी पढ़ा, आईसीजे भी पढ़ा, हेग का भी पढ़ा। उसके बाद हेग का हमने देख लिया था कि उनके अवार्ड्स कैसे हैं, मैंडेटरी है क्या है, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आज एक पेज 1 पे था जो मोदी जी ने जाके वहाँ पे सब कुछ करा है, महाराजा और सोहल देव के बारे में था। तो ये देख लीजिए, एक तो इनके नाम पे स्टैम्प भी है, ये याद रखिएगा। ये किंग थे श्रावस्ती के, ठीक है, श्रावस्ती यूपी में आता है। और इन्होंने डिफीट किया था, जो जनरल था महमूद गजनी का एक जनरल थे, गाजी सैयद सलर मसूद याद रखेगा, बेसिकली इनको डिफीट किया गया था। और एक ना 17th सेंचुरी में पर्शियन लैंग्वेज में एक अब्दुर रहमान चिश्ती थे पोइट, ठीक है, अब्दुर रहमान चिश्ती। ये जहांगीर के टाइम पे थे, जहांगीर जिनको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं ना, सलीम अनार गली वाले। तो जहांगीर जो थे उनके टाइम पे पोइट हुए थे अब्दुर रहमान चिश्ती। उन्होंने एक पोइम भी लिखी थी मिरात ई मसूदी, जिसमें उन्होंने ये सलर मसूद की बायोग्राफी बताई थी, और पूरी गॉसिप के ऊपर है कि कैसे इसने मारा ये सब। तो याद रखिएगा सोहल देव जो थे। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये नहीं हो सकता कि आप जो भी वो बोल रहे हैं वो उसी पे आ जाएगा, बट आपको सोहेल देव एक तो याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे वॉरियर थे, बड़े अच्छे महाराजा थे। उसके साथ आपको याद रखना है कि सोहेल देव के साथ जो फाइट हुई थी वो सलर मसूद की हुई थी, और जो इसके ऊपर नाटक लिखा गया मिरात मसूदी, वो बेसिकली अब्दुर्रहमान चिश्ती ने लिखा है जहांगीर के टाइम पे। तो ये ना मिसमैच करके आपको दे देंगे कि अब्दुर्रहमान चिश्ती वो कंटेम्प्रेरी ऑफ सोहेल देव या कुछ भी ऐसे करके। तो याद रखिएगा सोहेल देव 1000 मतलब 11th सेंचुरी में हुए हैं, और जो अब्दुर्रहमान चिश्ती है वो 17th सेंचुरी में हुए हैं। तो अब्दुर्रहमान चिश्ती का कोई कबीर जी के साथ लेना देना नहीं है, कोई त्यागराज जी के साथ लेना देना नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं, मतलब ऐसे नहीं क्वेश्चन देंगे कि सोहेल देव आया तो सोहेल देव के बारे में पूछ लिया। वो आपको क्वेश्चन क्या देंगे, जो सोहेल देव से रिलेटेड हैं उनको पूछ लेंगे, किसी बड़े पोइट के साथ या बड़े कोई जो हमारे गुरु योगी वगैरह रहे हैं या कोई डिवोटी रहे हैं, उनके साथ मिसमैच करके पूछ लें। तो याद रखिएगा अब्दुर्रहमान चिश्ती जो हैं जहांगीर के टाइम पे हुए, उनका किसी और से लेना देना नहीं है। और जो सोहेल देव के साथ लड़ाई हुई थी वो सलर मसूद की हुई थी, तो सलर मसूद का कोई अकबर के साथ लेना देना नहीं है। तो ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं ये लोग क्वेश्चंस को। मतलब अगर मुझे कोई कहे ना तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि अब्दुर्रहमान चिश्ती जो है ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय त्यागराज। तो आप, क्योंकि लास्ट में आपको पता होगा 1-2 साल पहले भी आया था, कबीर जी के ऊपर पूछ लिया था, तो आप सोचेंगे हो सकता है हो। तो याद रखिए अब्दुर्रहमान चिश्ती जहांगीर के टाइम पर, और कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, सिर्फ इसलिए पूछा गया क्योंकि सोहेल देव को न्यूज़ में आए थे और सोहेल देव से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ये लोग कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ये पेज 6 पे था, ये लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में ना। तो वैसे क्या होता है कि ये इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। जैसे एक बार ना हमारे टाइम पे पूछा था कि जो गाय भैंस आप देखते हैं आपके गाँवों में चलती है, उसके ऊपर कौन सा पक्षी आके बैठता है, मैना बैठता है, कौन सा बैठता है। तो ये बहुत ना अजीब सा पूछ लेते हैं। थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो लेपर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ना, एक तो होता है रॉसेट्स होता है, ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ना, रॉसेट मतलब येलो सा है और उसके ऊपर डॉट्स हैं ये। तो याद रखिएगा ये जो गोल गोल पॉइंट्स हैं इसके, इसको रॉसेट्स कहते हैं। और ये हर लेपर्ड के अंदर अलग अलग मिलते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही रॉसेट्स जो हैं ये हर रॉसेट्स के अंदर अलग अलग मिलेंगे। जो ब्लैक ब्लैक गोल गोल हैं ये हर उसके अंदर अलग अलग होते हैं, मतलब ये इनके फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं। आज आपको देखने को लगेगा कि इसके गोल सबके सेम होंगे, नहीं, सबके डिज़ाइन सबके साइज़ अलग अलग होते हैं। एक इसी में ही होता है मेलेनिस्टिक मतलब आपको पता होगा मेलेनिन। अगर हमारी स्किन में मेलेनिन ज़्यादा हो तो हमारा रंग काला होने लग जाता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स का मतलब जो बिल्कुल काले हों। तो उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काले हैं तो उनके जो ये गोल गोल निशान है वो दिखते नहीं हैं। गोल गोल होते उनमें भी हैं बट उनके दिखते नहीं हैं।
तो इस वजह से दिक्कत आती है। इसके बाद ये वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में था। वर्ल्ड वाइड फंड हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं, इंटरनेशनल एनजीओ है। तो ये ऐसे ऐसे कभी, क्योंकि जब जब इन टॉपिक्स में क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इन टॉपिक्स में जैसे वर्ल्ड वाइड फंड का नाम आया तो वहाँ से ये उठा लिया कि वर्ल्ड वाइड फंड क्या है। कई बार क्वेश्चन आया वर्ल्ड वाइड फंड के ऊपर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऊपर, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के ऊपर। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इन सब के बारे में, तो उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद और कुछ ये तो आपको मैंने सरकाज़म में बताना ही था, तो ये हो चुका है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बिलीव मी, हैव ट्रस्ट इन मी। जो मैं करा रहा हूँ आपको उतना इनफ है। बाकी आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, एक जनरल वे में न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें से आप ये ना सोचिए कि मैं कुछ बनाऊँ, ये करूँ। आप जो मैं बना रहा हूँ उतना इनफ है। उसके बाद आप जनरल न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। जैसे हमने आपको बताया था, 15 मिनट पहले पढ़ लिया, फिर दोपहर को पढ़ लिया, ताकि आपका एक साथ 2 घंटे खराब ना हो। 15-15 मिनट के गैप में जब आप फ्री बैठे हो तो पढ़ लिया, ताकि आपको डेली का पता चलता जाए हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में हो क्या रहा है, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास हो क्या रहा है, आप अवेयर रहें। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर यू, और यू कैन बिलीव मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। और बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करिए। एंड ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।